गुड मॉर्निंग इंडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जम्मू संभाग के उन 4 जिलों में होने जा रहे हैं जिन 4 जिलों में भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती है। जिन 4 जिलों में यह माना जाता है कि प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है ये माने नहीं रखता, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से है तो बात बन जाएगी। और इसी के चलते जब भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट बांटने का सिलसिला शुरू किया तो हड़कंप मचा और उस हड़कंप के बीच में इतने सारे प्रत्याशी आ गए कि पूछिए मत। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतरे, चलिए वो तो उतर गए, लेकिन जो मैदान में नहीं उतरे, जो मैदान के बाहर थे और खेला बिगाड़ सकते थे, उन प्रत्याशियों को मनाने का सिलसिला शुरू किया। बहुत सारे प्रत्याशी मान भी गए और पार्टी के साथ वापस आ गए, लेकिन अभी भी कुछ प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट का मुकाबला करेंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस अंक में बात करेंगे अलग अलग प्रत्याशियों के ऊपर। गुड मॉर्निंग इस इंडिया के अंक में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का प्रचार कल शाम को 5 बजे खत्म हो गया। किसी भी प्रत्याशी को इसके बाद प्रचार करने की इजाजत नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने पूरा जोर लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की चार रैलियां जम्मू संभाग में हुई हैं। अंतिम फेज में 1 अक्टूबर यानी कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 40 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और 40 सीटों पर कुल 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18 से 25 सितंबर को 2 चरणों के 18 और 25 सितंबर यानी 18 को पहले चरण का वोट पड़ा और 25 तारीख को दूसरे चरण के वोट पड़े जम्मू कश्मीर। और तीसरे चरण के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने लगाया पूरा जोर। पीएम मोदी, राहुल गांधी ने की 4 रैलियां। प्रियंका गांधी भी बिश्नाब पहुंची। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार कल 5 बजे खत्म हो चुका है और उस प्रचार के खत्म होते ही अब प्रत्याशियों की सांसें थम गई हैं। समय आप देख सकते हैं सामने आपके 4 तस्वीरें। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी, तीसरी तस्वीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चौथी तस्वीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती। चारों दल और इन दलों में इस समय जो समीकरण बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं मुकाबला भाजपा और इंडिया अलायंस के बीच में है, लेकिन पीडीपी की बड़ी नेता महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि किंग मेकर तो हम होंगे, हमारे बगैर जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की कई रैलियां होने वाली थी। कुछ रैलियों में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन कुछ रैलियों में फोन पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। फोन पर संबोधित करने से कई लोगों ने यह कहा कि सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, वो फोन पर संबोधन करे भी तो समझ में आता है, लेकिन जो पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं, जो पार्टी जम्मू कश्मीर में कमजोर है, उस पार्टी का बड़ा नेता फोन पर जब जनसभा को संबोधित करता है तो मैसेज ठीक नहीं जाता। कांग्रेस की प्रियंका गांधी बिश्नाब पहुंची। नीरज कुंदन के चुनाव अभियान में उन्होंने नीरज कुंदन का समर्थन किया, लोगों से आह्वान किया कि आप इंडिया अलायंस को वोट दीजिए ताकि हम आपका भविष्य सुनहरा बना सके। लेकिन वहीं पर उनके भाई राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और कह गए महाराजा हरि सिंह को लेकर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा राजाओं को हमने बाहर खदेड़ दिया। अब जब आप जम्मू कश्मीर में राजाओं की बात करेंगे तो यहां तो केवल एक राजा थे, महाराजा हरि सिंह। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी बीजेपी ने इसे भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है और उसे डोगरा अस्मिता के साथ जोड़कर कांग्रेस के लिए मुश्किलें कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 साल के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है जिन विधानसभा चुनावों में किसी भी जगह से कोई समाचार नहीं आया कि कहीं पर पोलिंग बूथ के ऊपर किसी किस्म का कोई हंगामा हुआ, कोई आतंकी वारदात हुई, कोई आतंकी हमला हुआ। यानी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव कल 1 अक्टूबर को अपने तीसरे चरण में एंटर करेंगे। इन चुनावों को लेकर क्या कुछ जमीनी स्तर पर है, कहां क्या चल रहा है, जम्मू संभाग में किस पार्टी की कितनी तैयारी है और कल मतदान को लेकर जमीन पर क्या है,
इस पर हम अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम जम्मू से हमारी संवाददाताओं से जुड़े और उनसे बात करें और उनसे जम्मू का मिजाज और जम्मू का माहौल जानें। उसके बाद इस गुड मॉर्निंग इंडिया के अंक में आपको बताएंगे कि जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर इन 4 जिलों में कौन है प्रत्याशी और कौन किसकी टक्कर में है। तो सबसे पहले जम्मू जिले में क्या कुछ चल रहा है, तैयारियां कैसी हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ गई हैं शिल्पा शर्मा। शिल्पा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शिल्पा मुझे बताइएगा क्या माहौल है इस चुनावी घमासान में, कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है? कल शाम को चुनाव अभियान थमा है, लेकिन क्या आप जमीन पर देख रही हैं कि थम गया है या अभी भी प्रत्याशी वोटरों के दरवाजों पर खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस प्रकार से कल शाम 5 बजे जो है वो पूरी तरीके से प्रचार थम गया और इस समय मैं एमएम कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएम कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और कुछ ही समय के बाद यहाँ से मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए, यहाँ से जो है वो पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। उन्हें ईवीएम मशीन और जो सामग्री है वो उनके साथ उन्हें दी जाएगी और उन्हें पोलिंग स्टेशन में, अलग अलग पोलिंग स्टेशन में जो है वो उन्हें रवाना किया जाएगा। देखिए, इस समय काफी ज्यादा माहौल जो है वो गरमाया नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देखिए प्रचार किया जा रहा था, बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, अलग अलग पार्टी के द्वारा और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े उतरे हैं उनके द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा था। और कल जिस प्रकार से 415 उम्मीदवारों का जो है वो किस्मत तय करने वाली है कि आखिरकार कौन जो है वो एमएलए बनेगा, को किसकी जो है वो आखिरकार सत्ता जो है वो आने वाली है। तो इस समय आप देखेंगे लगातार जो है वो कहीं न कहीं हर एक पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा उतरा है वो इस समय 1 अक्टूबर यानी कि कल जिस प्रकार से मतदान होना है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा इस समय बेचैनी भी है। और जमीनी स्थल की मैं बात करूं तो पोलिंग पार्टी जो कि कुछ ही समय के बाद रवाना होगी, उन्हें अलग अलग पोलिंग स्टेशन में जो है वो रवाना किया जाएगा। शिल्पा, मुझे बताएं किस हद तक आपने इस बार चुनाव अभियान को कवर किया? क्या प्रत्याशियों में वही विश्वास, वही भरोसा है जो साल 2014 के चुनाव में उनको विश्वास था कि हम उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, वोट तो पड़ जाएगा, या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इस बार वोटर खामोश है, न जाने कहां चला जाए? देखिए, 50% जनता ऐसी है जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, 50% जनता ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर दूसरी पार्टीज को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि देखिए 2014 में जो लहर देखने को मिली थी, मोदी की लहर देखने को मिली थी, वो लहर अब कम भी नजर आ रही है। हालांकि देखिए, मोदी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी आम जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उससे भी एक उत्साह, एक जोश जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता में बड़ा जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम आम जनता से बातचीत करते हैं तो वो लहर भी कम होती हुई नजर आती है। शिल्पा, आपको रोककर आप जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? ये जो नारा उन्होंने दिया है, किस हद तक आप इस नारे को लोगों के बीच में देख रही हैं, और क्या आपको लग रहा है कि लोग आश्वस्त हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है कि वो जम्मू का मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हें भी लगता है कि ये संभव है? देखिए, अगर मैं 2014 की बात करूं तो जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे, मोदी के द्वारा किए गए थे, तो जब आम जनता के बीच उतरे तो कहीं ना कहीं ये सुनने को मिला कि वो वादे पूरे हुए हैं और कई आम जनता ने कहा कि वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जो मैनिफेस्टो सामने लाया है, उन वादों पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि वो वादे पूरे भी होंगे और वो वादे पूरे नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर हम देवेंद्र राणा की बात करें यानी नगरोटा सीट की बात करें तो वो एक वीआईपी सीटों में से एक सीट है। तो कहीं ना कहीं आम जनता भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बने, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है। लेकिन आम जनता की मैं अगर बात करूं तो आम जनता, कई आम जनता ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं, लेकिन कई आम जनता ऐसी है जो कि चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वो मुख्यमंत्री बने, यानी कि सत्ता में अगर कोई आए तो वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो देखिए, ये अभी अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि कड़ा मुकाबला है। जहां पर इससे पहले दूसरे फेज में भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां पर कई सारे उम्मीदवार जो है वो खड़े उतरे और वीआईपी सीट जो है वो देखने को मिली। तो इस बार भी 1 अक्टूबर को यानी कि कल भी कड़ा मुकाबला है। तो कल देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से अनुमान आम जनता, आदि जनता लगा रही है, वो अनुमान पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतर पाती है या नहीं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दी थी शिल्पा, आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा कि लोग उत्साहित हैं कल के दिन को लेकर।
1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी की, यूं कहिए कि बीजेपी की साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये वो जम्मू संभाग की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में साल 2014 में बीजेपी ने मुकम्मल तौर पर बाकी तमाम राजनीतिक दलों को धराशायी किया था और बीजेपी एक अच्छे खासे नंबर के साथ जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंची थी। और आपको यह भी याद होगा कि उसके चलते भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार लोकसभा में 29 असेंबली क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद, यानी 29 असेंबली क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। उसी लीड को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि 33-34 के करीब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को कल जम्मू में वोट पड़ जाएंगे। शाम 5 बजे के बाद एग्जिट पोल बता देगा कि तस्वीर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की, यूनियन टेरिटरी वाली लेजिस्लेटिव असेंबली की कैसी होगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास अंक में वापस आएंगे और बात करेंगे कि कौन प्रत्याशी कहां से खड़ा है और दंगल में कौन कहां पर है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात प्रत्याशियों पर। स्वागत है दोबारा से गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास अंक में। कल जम्मू संभाग के 4 महत्वपूर्ण जिलों में वोट पड़ने जा रहे हैं। यही 4 महत्वपूर्ण जिले ये तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर की आने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी किसके पास होगी। भारतीय जनता पार्टी इन 4 जिलों में, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता भी है, भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप भी है और भारतीय जनता पार्टी इन 4 जिलों में मानी जाती है कि बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत है। तो इसका मतलब यह हो गया एवरीथिंग इज एट स्टेक फॉर बीजेपी। कांग्रेस को रिवाइव करना। कांग्रेस का जो आंकड़ा साल 2014 में था, कांग्रेस उस आंकड़े के आसपास भी आ जाए तो कांग्रेस की लीडरशिप मुझे लगता है लड्डू बांटेगी। यही कुछ मुझे कांग्रेस की लीडरशिप के साथ, उनके नेताओं के साथ बात करके महसूस हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि 8 अक्टूबर को जब ईवीएम खोली जाएंगी तो नतीजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बनाएगी। ये कहानी अभी तक है। उसके बाद पीडीपी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, हम जानते हैं इस खेल में हम दूसरे नंबर पर नहीं है, तीसरे नंबर पर नहीं है, लेकिन इस खेल में खेला करने की ताकत केवल और केवल पीडीपी के पास है, यानी वी विल बी दी किंग मेकर्स। वहीं पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी, जमात इस्लामी और कई और आजाद उम्मीदवार आजाद हैं और वो ये कह रहे हैं कि खेला आप सब करिएगा पर हमारे बगैर खेल बनेगा नहीं। लेकिन बात इस समय जम्मू संभाग की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि चुनाव कहां जम्मू संभाग में होने जा रहा है। उधमपुर जिला, उधमपुर में उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनैनी, रामनगर, उसके बाद जिला कठुआ, बन्नी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ, उसके बाद सांबा, सांबा में हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर। उसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बिश्नाह, सुचेतगढ़, आरसपुरा, जम्मू साउथ, बहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़, अखनूर और छम, इन सभी असेंबली क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि कठुआ में तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी शुरू। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर। और ये भी आप जानते हैं कि कठुआ जिले में आतंकी मुठभेड़ें भी हुई हैं। बिलावर की तरफ आतंकियों को देखा भी गया है, बसोली में आतंकियों को देखा गया है। फौज उनको खदेड़ने के लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशंस लॉन्च कर रही है। इसके बीच में जम्मू कश्मीर में इसके बीच में जम्मू संभाग में चुनाव भी होने जा रहे हैं। कठुआ में चुनौती बड़ी है। कितनी बड़ी चुनौती है, हमारे साथ रंजीव मेहता जुड़ रहे हैं
कठुआ से। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कठुआ जिला में क्या चल रहा है। चारों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आजाद उम्मीदवार भी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में उतर आए हैं। हालांकि पहले लग रहा था इतने को कर्मठ कमाल की उनकी कैंपेन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। रंजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में। सुबह सुबह आप खड़े हो गए हैं, मुझे ये बताइए चुनावी मौसम रंजीव जी कैसा है कठुआ का? देखिए जुनेद जी, मैं बताऊं कि कठुआ में तीसरे चरण के चुनाव जिसके लिए कल वोट पड़ जाएंगे, उसके लिए 6 विधानसभा सीटें हैं कठुआ में, क्योंकि परिसीमन से पहले ये 5 सीटें हुआ करती थी और अब परिसीमन के बाद एक सीट जो जसरोटा जो कंडी का इलाका है, लखनपुर से लेकर सांबा की जो बॉर्डर के साथ लगता है, एक नई सीट का गठन किया गया और अब 6 सीटें हैं। पिछली बार 2014 के चुनावों की बात करूं तो भाजपा ने जब 5 सीटें हुआ करती तो पांचों की पांचों भाजपा की झोली में गई थी। लेकिन इस बार की बात करूं तो 6 सीटें हैं। 6 सीटों में मुख्य मुकाबला जो है इस बार भाजपा और कांग्रेस में ही नजर आ रहा है 5 सीटों पर, और एक सीट पर भाजपा और बहुजन समाज पार्टी में मुकाबला सीधा है। क्योंकि लगातार कठुआ शहर की बात करूं, जब से कठुआ की सीट जो है वो आरक्षित हुई है, वहां पर भाजपा और बसपा का जो इलाका है और काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं हीरानगर में भी कांटे की टक्कर जो है चल रही है। हालांकि भाजपा की ये परंपरागत सीट रही है, पिछले 2080 से बात करूं तो ज्यादातर भाजपा ही जहां पे जीती है, एक या दो बार कांग्रेस को यहाँ पे जीत हासिल हुई थी। वहीं कठुआ बिलावर की बात करूं तो बिलावर में भी भाजपा का लगातार पिछले 2 दशकों से लगातार अच्छा प्रदर्शन चल रहा है और भाजपा की वहां पर अच्छी पकड़ बनी हुई है। और बनी की बात करूं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये सीट जीती थी और कांग्रेस भी जहां पर काफी दम भर चुकी है, 2 बार कांग्रेस के भी यहाँ पे और प्रत्याशी जीत चुके हैं। रंजीव जी, पिछली बार भी बन्नी की सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ से कैंडिडेट थे गुलाम हैदर मलिक, साल 2014 में उन्होंने 8,429 वोट लिए थे और अपने प्रतिद्वंदी जीवन लाल से केवल मात्र 4,412 वोटों से वो हारे थे। तो इस बार वहां पर स्थिति क्या है? इस बार जो वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ है, तो उसके चलते एक नेशनल कॉन्फ्रेंस या उम्मीदवार नहीं वहां पे मैदान में है, सिर्फ कांग्रेस का ही है। वहां से कांग्रेस के एक महिला युवा नेत्री को वहां पे मौका दिया है। तो डीडीसी चुनाव में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन हार गई थी। लेकिन इस बार उनको कांग्रेस ने 1 डेढ़ 2 साल पहले ही उनकी जो विधायक की सीट है वो घोषित कर दी थी, वो वहां पर लगी हुई है। लेकिन जीवन लाल जो एक ब्यूरोक्रेट थे, तहसीलदार थे, वो उन्होंने नौकरी छोड़कर बीआरएस लेकर पिछली बार भी विधायक बने और इस बार भी काफी साफ छवि के वो ईमानदार व्यक्ति हैं। तो वहां पर भी उनके साथ एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2014 अभी हाल ही के जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुए तो उसमें काफी बढ़त के साथ भाजपा ने 10,000 से अधिक लीड जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनी 5 सीटें मिली थी। वही बात करूं बसोली की, बसोली में एक बार फिर थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आप जितने सहज और इतने मीठे अंदाज से बात करते हैं लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप किसी सहज अंदाज में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चौधरी लाल सिंह साल 2014 में 29,808 वोट लिया था उनने और अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र सिंह को उन्होंने 17,801 वोटों से पराजित किया था। रंजीव जी, चौधरी लाल सिंह का तो मुझे लगता है सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। लोकसभा हार गए, डोगरा स्वाभिमान संगठन सारा बीजेपी में चला गया और उसके बाद डीडीसी चुनाव हार गए। इस समय बसोली में चौधरी लाल सिंह की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है उस प्रत्याशी के देने के बाद वहां पर समीकरण क्या आपको नजर आए? देखिए, समीकरण काफी बदले हुए हैं वहां पर। पिछली बार भाजपा की तरफ से चौधरी लाल सिंह बसोली में मैदान में थे तो एक तरफा जीत हुई थी उनकी, और अब इस बार जो भाजपा ने वहां से जो कैंडिडेट दिया है वो ऐसे इलाके से और ऐसे जाति समीकरण है कि वो सारा जो चौधरी लाल सिंह का जो खेल है उसको बिगाड़ देगा। क्योंकि दर्शन सिंह जिस इलाके से हैं और जिस तरह से उनकी छवि वहां पर उन लोगों के अंदर है, बिचौली के लोगों में, तो लाल सिंह को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जितनी मुशक्कत लाल सिंह कर रहे हैं वोट पाने के लिए, इतनी पहले शायद उन्होंने नहीं की थी। लेकिन इस दौरान भी उन्हें काफी कड़ी
चुनौती जो है वो दर्शन सिंह से मिल रही है, क्योंकि दर्शन सिंह का जितना वहां से स्थानीय लोगों की बात करूं कि जो स्थानीय उनका उम्मीदवार है और उस इलाके से है कि जिस इलाके से कभी लाल सिंह का वर्चस्व हुआ करता था, वही वोट थे जो लाल सिंह को पढ़कर जिता देते थे, एक तरफा जीत करवाते थे। लेकिन वहां से अब दर्शन सिंह मैदान में आने से समीकरण बिल्कुल उलट हो जल्दी गया से है रंजीव जी और भाजपा के लिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो गुलाम नबी आजाद के साथ गए, फिर नहीं गए, फिर वापस आए, और अब इस समय बिलावर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर मनोहर लाल, हालांकि उनको देखकर यूं लगता था कि ठीक है अच्छे नेता हैं, लेकिन जबरदस्त राजनीतिक प्लेयर वो भी हैं। तो ये बताइएगा कि बिलावर में उनकी स्थिति वही है जो साल 2014 में थी या कोई स्थिति बदली? क्योंकि साल 2014 में मुझे याद है 17,975 वोटों से वो हारे थे। इस समय क्या है? डॉक्टर निर्मल सिंह इस वक्त चुनावी मैदान में नहीं है, जो भाजपा के नए प्रत्याशी हैं वो कहां खड़े हैं, और जो बाकी लोग हैं क्या वो कोई खेल बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल, बिलावर की बात करूं कि काफी महत्वपूर्ण सीट है। वहां पर मनोहर लाल जो 2 बार वहां से विधायक रहे और मंत्री भी बने वहां से बिलावर से, लेकिन 2014 के बाद उनका वर्चस्व इतनी पकड़ नहीं रही, क्योंकि वहां पर 17,000 वोटों से वो हारे थे। लेकिन अब जो पार्लियामेंट चुनाव 4 महीने पहले हुए उसमें भी काफी आधे वोट जो थे वो कांग्रेस को मिले थे भाजपा के मुकाबले। तो इससे लगता है कि इस बार भाजपा ने वहां से स्थानीय उम्मीदवार जो बनाया, स्थानीय कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया, काफी पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो भी पिछले 3-4 दशकों से लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं और संघ के वो छाया में पले बड़े हैं और संघ की प्रवृत्ति उनमें है। तो लगता है काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल का थोड़ा सा कम ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस इलाके की बात करूं तो लोगों में भाजपा और खासकर मोदी की जो योजनाएं हैं, कल हम वहां बिलावर के इलाके में ही थे तो लोगों का उत्साह जो था भाजपा पे पक्ष में ही चल रहा था। रंजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आपने सुन लिया कठुआ जिले में क्या कुछ चल रहा है, ये कठुआ जिला था। इसके बाद हम बात करेंगे सांबा जिले की, और सांबा जिले में बताएंगे आपको कि समीकरण क्या है। लेकिन सिर्फ परिवर्तन इतना है, 5 की जगह इस बार 6 सीटों के ऊपर चुनाव कठुआ में होने जा रहा है। साल 2014 में 5 पर हुआ था। अगर मैं बसोली की बात करूं, बीजेपी की झोली में गई थी। बन्नी की बात करूं, बीजेपी की झोली में गई थी। बन्नी के अलावा अगर मैं बिलावर की बात करूं तो बिलावर में भी बीजेपी जीती थी, कठुआ में भी बीजेपी जीती थी। यानी यहां पर 5 सीटों के ऊपर भाजपा कामयाब हुई थी। तो क्या है सांबा के समीकरण, सांबा में क्या कुछ हो सकता है, और महाराजा को लेकर जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की, क्या सांबा में उनको वो भारी पड़ेगी? इस पर बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग इंडिया में हमारे साथ बने रहिए। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है दोबारा से। सांबा जम्मू के साथ सटा हुआ जिला, शुरुआत बड़ी ब्राह्मणा से होती है। सांबा जिले में इस बार 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में वोट पड़ना है, रामगढ़, सांबा और विजयपुर। पहले मुकाबला 2 सीटों के ऊपर होता था, सांबा और विजयपुर के ऊपर। थोड़ा सा आपको ये बताएं कि जहां तक सांबा जिले का ताल्लुक है, इस जिले में 2,58,442 के करीब वोटर हैं, जो भविष्य तय करेंगे उन सारे प्रत्याशियों का जो यहां से मैदान में है। अगर बात सांबा जिले की जाए तो सांबा जिले की सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो वहां से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कुमार मनियाल चुनाव जीते थे। इन्होंने यशपाल कुंडल को 22,118 वोटों से हराया था साल 2014 में। साल 2014 में ही चंद्र प्रकाश गंगा ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता सुरजीत सिंह सराथिया को 12,172 वोटों से हराया। इस बार स्थिति में थोड़ा परिवर्तन। सुरजीत सिंह सराथिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस बार वो कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। सांबा में भी मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। मतदान से पहले सुरक्षा बल अलर्ट हैं।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान और ये भी कि सांबा समेत कुल 40 सीटों के ऊपर वोट पड़ने जा रहा है। अब अगर हम सांबा जिले की बात करें तो सांबा जिले में विजयपुर से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से उत्तम चंद चुनाव में है, पीडीपी की तरफ से बचन लाल चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्र प्रकाश गंगा अपनी किस्मत दूसरी बार आजमाएंगे और चंद्र प्रकाश गंगा को लेकर जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि वो साल 2014 का चुनाव लगभग 12,172 वोट से जीते थे। बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार चलोत्रा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजेश कुमार पड़गोत्रा हैं। राजेश कुमार पड़गोत्रा को लेकर मैं ये कहूं कि उमर अब्दुल्ला ने एक रैली की, उस रैली में इसरार खान मौजूद थे, उस रैली में सुरेंद्र चौधरी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस चेहरे को याद रखिए, सुरेंद्र चौधरी को, 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो आप सुरेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट नौशेरा से जीता हुआ देखेंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने वहां पर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सांबा जिले को लेकर मैं ये भी आपको कहूं कि सांबा की सीट के ऊपर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। विजयपुर की सीट के ऊपर माफ कीजिएगा 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन माना यह जाता है कि कड़ा मुकाबला चंद्र प्रकाश गंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश कुमार पड़गोत्रा के बीच में। मगर वहीं पर अपनी पार्टी के मनजीत सिंह को आप डिस्काउंट आउट नहीं कर सकते, बड़े मजबूत दावेदार और यहां से चुनाव भी एक बार जीते हैं। मनजीत सिंह के अलावा इंद्रजीत हैं, बलवान सिंह है, परमवीर सिंह है, राज सिंह है, कृष्ण दत्त, ये सब इंडिपेंडेंट हैं और यहां से बीएसपी की तरफ से राजकुमार चलोत्रा हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजकुमार पड़गोत्रा है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि यहां पर इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ रही है, यानी इंडिया अलायंस का मतलब होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और अलायंस में चुनाव लड़ने का मतलब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। मनजीत सिंह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक मजबूत दावेदार इस सीट के ऊपर है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा में हीरानगर है। अगर हीरानगर की बात की जाए तो हीरानगर में कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं राकेश कुमार, बीएसपी की तरफ से बलबीर सिंह और बीजेपी की तरफ से विजय कुमार मैदान में है। इस सीट को लेकर जो आकलन किया जा रहा है हीरानगर की सीट को लेकर कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में, मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि सीधा सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। यहां पर भी हीरानगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कुमार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार के साथ है। और अगर हम बात करें रामगढ़ सीट की, जिस पर पहली बार चुनाव होने जा रहा है, तो रामगढ़ सीट के ऊपर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चुनावी मैदान में। इनका मुकाबला जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के राकेश कुमार और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता यशपाल कुंडल के साथ। यशपाल कुंडल जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से पहली बार जब उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था और पहली बार वो चुनाव जीते थे और चुनाव जीतने के बाद, हालांकि रामगढ़ एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी सांबा थी, तो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी से साल 2002 और 2008 के बीच में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के 4 जो कैंडिडेट जीते थे, उन 4 कैंडिडेट्स में एक यशपाल कुंडल भी थे। यशपाल कुंडल यहां से एमएलए रह चुके हैं। इस समय कांग्रेस की टिकट पर वो बीजेपी के मुकाबले में खड़े हैं, यहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। साहिल भारती जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, सुरेंद्र कुमार अत्री आजाद समाज पार्टी कांशीराम की तरफ से कैंडिडेट हैं और मनोज कुमार यहां से आजाद उम्मीदवार हैं। अब जहां तक इस रामगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनी है, पहली बार यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल का मुकाबला यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के यशपाल कुंडल से है। यहां पर भी इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस चुनावी मैदान में बीजेपी का मुकाबला करेगी। देखना यह होगा कि क्या समीकरण बनते हैं। अब अंत में बात सांबा सीट की। सांबा सीट के ऊपर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से बलदेव राज हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से राजन जम्वाल हैं, पीडीपी की तरफ से राजिंदर सिंह हैं और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता, पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया चुनावी मैदान में हैं। और यहां पर भी बताया जाता है
कि यहां पर भी आप देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और यहां पर कांग्रेस की तरफ से कृष्णदेव सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरजीत सिंह सलाथिया का मुकाबला करेंगे। और अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात भी करूं, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सांबा की इन चारों सीटों के ऊपर अगर बात की जाए कि एज किसे है, मजबूत स्थिति में कौन है, तो आपको कोई भी कहेगा कि यहां मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम और पार्टी को मजबूत करने का काम बीजेपी ने किया है। और जो बड़े धुरंधर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां से थे वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और बीजेपी के चुनाव निशान पर उनका मुकाबला पीडीपी के राजिंदर सिंह और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कृष्णदेव सिंह के साथ है। क्या होगा सांबा की सीट के ऊपर, कौन जीतेगा सांबा की सीट, ये कल 1 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और उसके बाद जब इन चुनाव के नतीजे 8 को आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा साल 2014 की हम बात करें, साल 2014 में सांबा की सीट के ऊपर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल को 34,075 के करीब करीब वोट पड़े थे और इनके मुकाबले में यशपाल कुंडल की बात अगर मैं करूं तो उन्हें 11,957 के करीब करीब वोट मिले थे। इस बार 2,58,442 के करीब करीब टोटल वोटर सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में इन सभी प्रत्याशियों की, सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं सांबा पूरे जिले में, इसमें अगर मैं सांबा जिले की बात करूं तो यहां 90,471 के करीब करीब वोटर है जिन्होंने इन नेताओं का भाग्य तय करना है। अब ये कितनी बढ़ोतरी है, साल 2014 में 84,916 के करीब करीब यहां पर वोटर थे, इस बार 6,000 वोटर ज्यादा हैं। 90,000 वोटों ने तय करना है कि इन 4 प्रत्याशियों में से इन सभी प्रत्याशियों में से कौन उनका नुमाइंदा बनकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनेगा। और इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि अगर साल 2014 की बात की जाए तो साल 2014 में जो टोटल वोट यहां पर पोल हुआ था वो 63,919 के करीब करीब यहां पर वोट पोल हुआ था और एवरेज वोटर पर पोलिंग स्टेशन 663 के करीब करीब था। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे मैंने आपको कहा विजयपुर, जहां से सुरजीत सिंह सलाथिया ऑफिशियल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, वो लगभग 12,172 वोटों से हारे थे। 1,13,082 के करीब करीब वोटर उस समय विजयपुर में था। इस बार अगर विजयपुर की बात की जाए तो विजयपुर में 79,648 के करीब करीब वोटर हैं जो इन सभी जितने भी ये प्रत्याशी हैं उनकी मुकद्दर का फैसला करेंगे। तो ये सांबा जिले की बड़ी तस्वीर, सांबा जिले की बड़ी तस्वीर में बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में कांटे की टक्कर है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इन चुनाव में देखने वाली वो ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने लगभग हर सीट के ऊपर अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी इन दोनों जिलों में, कठुआ और सांबा दोनों जिलों में चुनावी मैदान में जबरदस्त दमखम के साथ उतरी है। देखना यह होगा कि क्या बीएसपी कोई बड़ा हेरफेर करने में कामयाब होगी या भारतीय जनता पार्टी जिसने विजयपुर और सांबा दोनों सीटें साल 2014 में जीती थी, क्या अपने ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रख पाएंगी और जो तीन सीटें यहां की हैं तीनों सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगी। सांबा में यह भी है कि वहां पर महाराजा हरि सिंह को लेकर जो टिप्पणी कांग्रेस के बड़े नेता ने की और कहा, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया महाराजा हरि सिंह का, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में आके किसी राजा का नाम लें तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप जम्मू कश्मीर के डोगरा राज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने उन्हें यहां से बाहर निकाल दिया। यह बयान जो है इसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है और सांबा में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बयान को लेकर बीजेपी गई है और लोगों से सवाल पूछा क्या आप उस पार्टी को मैंडेट देने के लिए तैयार हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं जिस पार्टी ने महाराजा हरि सिंह को लेकर यह कहा कि हमने उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस समय मैंने आपको कहा उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर जब आप जम्मू कश्मीर में आकर राजा की बात करेंगे तो यहां डोगरा राजाओं के अलावा कोई और राजा कहां था। अब इसके बाद जिला उधमपुर में हम आएंगे और जिला उधमपुर में
जो हमारे संवाददाता हैं उनसे जुड़ेंगे और जुड़कर उनसे उधमपुर की तस्वीर, उधमपुर की शक्ल क्या है राजनीतिक, उस शक्ल के बारे में उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आवाज आ गई है कि एक और छोटा सा ब्रेक लेना है। आप इश्तिहार देखिए और उसके बाद फिर वापस आएंगे, जाएंगे उधमपुर जिला और जानेंगे कि उधमपुर में क्या चल रहा है, जानेंगे कि चिनैनी में क्या होगा, उधमपुर ईस्ट वेस्ट में कौन कहां खड़ा है। गुड मॉर्निंग इंडिया में बने रहिए। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास अंक में आपका फिर से स्वागत है। असेंबली चुनाव में बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये कि आजाद उम्मीदवार बड़ी उम्मीद लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये सोचकर चुनावी मैदान में उतरे हैं कि हम मुकाबले में, लोग सोचते हैं, विश्लेषक सोचते हैं कि हम नहीं हैं, लेकिन हम मुकाबले में हैं। जिला उधमपुर में क्या कुछ राजनीतिक तस्वीर है। हमारे साथ उधमपुर से किशोर जुड़े हैं और किशोर के पास सीधा जाएंगे और किशोर से पूछेंगे कि उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, रामनगर, चिनैनी। किशोर शर्मा जी, स्वागत है आपका। किशोर जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसी है उधमपुर की सुबह? गर्मी है, मॉनसून जबरदस्त है या चुनावी गर्मी मॉनसून से ज्यादा है? देखिए जुनेद, जिस तरह से आपने गर्मी की बात की तो जो 4 सीटें हैं, जिस तरह से 3 सीटें हुआ करती थी और परिसिमरन के बाद जो ईस्ट की जो सीट है उसको बढ़ाया गया था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चारों की चारों जो सीटें हैं इसमें जो है वो कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। जिस तरह से अगर आप चिनैनी गोडी की मैं बात करूं तो घर की जो लड़ाई है वो सत्ता तक पहुंची है, जिसमें एक तरफ जो है वो हर्षदेव सिंह जी हैं और दूसरी तरफ जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया हैं। ये जो चारों सीटें थी इसमें जो था वो भाजपा को जो था वो खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि जिस तरह से ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि इस बार जो है वो पवन खैरिया को जो है वो भाजपा द्वारा जो है वो टिकट दिया जाएगा, एंड में उनका जो टिकट करता है उसके बाद जो है वो आरएस पठानिया को जो है वो टिकट दिया जाता है। उसके बाद उस सीट पे जो है वो एहतजाज किया जाता है, प्रदर्शन हुआ करते हैं। लेकिन अभी की मैं बात करूं, जिस तरह से भाजपा के जो स्टार प्रचारक यहाँ पे पहुंचे, जो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे, चिनैनी के अंदर पहुंचे, मोदी ग्राउंड के अंदर पहुंचे, लेकिन अभी जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं जो है वो कांटे का मुकाबला हो सकता है। अगर आप बेस्ट की बात करें तो बेस्ट में उस तरह का भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं था जो पवन कुमार गुप्ता से लड़ सके, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से जो है वो सुमित मल्होत्रा को जो है वो उतारा गया है। लेकिन ये जो मुकाबले हैं ये दिलचस्प मुकाबले रहने वाले हैं। जिस तरह से जो है वो कल जिस तरह से 5 बजे के करीब जो प्रचार बंद होता है, जो कल उनकी तरफ से जितने भी जो उम्मीदवार खड़े थे उनकी तरफ से दमखम दिखाया जाता है। स्टार प्रचारक जो है वो रामनगर के अंदर पहुंचते हैं, चिनैनी के अंदर पहुंचते हैं, ईस्ट के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन ये कल पूरी तरह से जो है वो तय होगा कि किस तरह से जो मत आता है वो मतदान करने के लिए अपने पोलिंग बूथ में पहुंचते हैं। लेकिन ये जो 4 सीटें हैं, ये चारों सीटों में जो मुकाबले हैं वो कांटे के मुकाबले जो हैं वो रहने वाले हैं। जी अच्छा, मुझे किशोर ये भी बताइएगा आप कि मैं उधमपुर ईस्ट की अगर बात करूं तो यहां से आरएस पठानिया भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के ऊपर कैंडिडेट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुनील वर्मा हैं, लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं और इस बार उनके प्रत्याशी हैं। और आजाद उम्मीदवार के तौर पर पवन खजूरिया हैं, महेंद्र सिंह हैं और उसके अलावा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से साहिल गंडोत्रा भी हैं, वकील सिंह है पीडीपी की तरफ से और अच्छव सिंह है बीएसपी की तरफ से, और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया की तरफ से बलवान सिंह है। किशोर, उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का वर्चस्व, यानी अगर हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का घर कहां है, जन्म स्थल क्या है, तो आप कहेंगे उधमपुर, क्योंकि उधमपुर में उनकी पकड़ रही है हमेशा। इस समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया के बलवान सिंह कहां खड़े हैं
और आप क्यों कह रहे हैं कि मुकाबला पवन खजूरिया और आरएस पठानिया के बीच में है? हालांकि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को लेकर ये माना जाता है कि उधमपुर जिले में वो बहुत मजबूत है और आपको डीडीसी चुनाव में उनका परफॉर्मेंस, दूसरे नंबर पे आना, म्युनिसिपैलिटी में उनका परफॉर्मेंस, वो सब तो आपके जहन में होगा ही। तो क्या वजह है, क्या कारण है कि मुकाबले में ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी इंडिया नहीं है और बाकी दो पॉलिटिक्स, क्या कारण है? देखिए, दो चीजें यहाँ पे हैं। जब तक जो पवन खैरिया थे उनका ये नाम चल रहा था, तो जो ये बलवान सिंह जी हैं, ये बीडीसी हुआ करते थे भाजपा की तरफ से। इनकी तरफ से पार्टी को छोड़ा जाता है और ये पैंथर इंडिया में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ये जो ईस्ट विधानसभा क्षेत्र है इसमें पैंथर इंडिया का मतलब हो गया वो पैंथर्स पार्टी जिसे हर्षदेव सिंह लीड कर रहे हैं। जी जी ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो बलवान जी हैं उनकी तरफ से भी जो है वो अलग अलग जगह पे हमने जितनी भी रैलियां देखी, उनकी तरफ से काफी जो उनके चाहने वाले हैं वो वहां पे पहुंचे। और ये देखा जा रहा है कि अगर इस ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो जिस तरह से पवन खैरिया भी जो है वो मैदान में उतरे हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो रैलियां की गई। लेकिन इस सीट की मैं बात करूं, जितने भी ये 3 उम्मीदवार हैं ये भाजपा से भागे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से बलवान सिंह की मैं बात करूं, पवन खैरिया की मैं बात करूं, तो दूसरे जो आरएस पठानिया जो लड़ रहे हैं अभी, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, ये दोनों जो ये कैंडिडेट हैं ये काफी जो मतलब स्ट्रांग कैंडिडेट आपको हम बताएं ये ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से हैं। लेकिन अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से कल आरएस पठानिया की तरफ से जो है वो रैलियां की जा रही हैं, अब लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो रामनगर से जो पूर्व विधायक आरएस पठानिया है वो रामनगर से जीते थे, लेकिन ये जो ईस्ट विधानसभा क्षेत्र है ये उनका कुछ जो खलका है उसको काटा गया है। लेकिन उनके लिए भी ये जो नई सीट होगी, अगर आप चनैनी गोडी में चलें, ये दोनों जो उम्मीदवार हैं, अगर भाजपा की मैं बात करूं या पैंथर इंडिया की मैं बात करूं हर्षदेव सिंह की, तो इनकी तरफ से जितने भी चुनाव लड़े हैं ये रामनगर के अंदर लड़े हैं, क्योंकि रामनगर की जो सीट है उसको एससी के लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन अब अगर आप चनैनी गोडी की मैं बात करूं तो दोनों जो कैंडिडेट हैं पैंथर इंडिया और भाजपा की टक्कर है। अगर आप वेस्ट में आ जाएं, वेस्ट के आपको बताते चलें कि जो चेयरमैन है उनकी तरफ से भी जो है वो पवन गुप्ता का जो है वो साथ दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आजाद उम्मीदवार हैं डीडीसी पंचारी मोंगरी, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इस मैदान में उतरे हैं। लेकिन अब जो पवन गुप्ता है उनकी जो सीट, आपको अगर बेस्ट की सीट की मैं बात करी, वो साफ दिखाई दे रही है कि उनके खिलाफ उस तरह का जो कैंडिडेट है, किसी भी पार्टी की तरफ से उस तरह का कैंडिडेट नहीं उतारा गया है जो उनको जो है वो टक्कर दे सकता है। अगर आप रामनगर की मैं बात करूं, रामनगर में एससी के लिए रिजर्व किया गया है। जो मूड राय थे उनकी तरफ से वो डीडीसी भाजपा के साथ थे, उनकी तरफ से उसी दौरान जो है वो पार्टी को अलविदा कहा जाता है और उनको कांग्रेस की तरफ से जो है वो उम्मीदवार उतारा जाता है। किशोर, कुल मिलाकर किशोर, उधमपुर की तस्वीर यह है कि बीजेपी के कमल के फूल के ऊपर भी लड़ रही है और बीजेपी की ही प्रत्याशी दूसरी पार्टियों में जाकर अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ रहे हैं। किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया में। तो ये उधमपुर की तस्वीर है, यानी भारतीय जनता पार्टी की, मैंने पहले ही आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक परेशानी तो ये कि हमारे पास इतने ज्यादा प्रत्याशी हैं, मैंडेट किसको दें, और जिसको नहीं दिया वो दूसरे किसी निशान के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। उधमपुर की 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी दंगल जबरदस्त होने जा रही है। लेकिन अब बात उस जिले की जिस जिले में कांटे की टक्कर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जम्मू जिले की बात करें तो शुरुआत बिश्ना से, बिश्ना, सुचेतगढ़, आरसपुरा, जम्मू साउथ, बहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़, अखनूर और छंब। इन सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज की सबसे खास बात यह है कि नगरोटा की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा ने साल 2014 में मोदी लहर में इस सीट को जीता था और जीता भी क्या था, 4048 वोटों से उनकी जीत हुई थी। इस बार इसी क्षेत्र से वो बीजेपी के कमल के फूल के ऊपर कैंडिडेट हैं। उसके बाद गांधीनगर की हम बात करें जो अब जम्मू साउथ हो चुकी है, माफ कीजिएगा जो बहू हो चुकी है, गांधीनगर की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कविंदर गुप्ता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रमन भल्ला को 16,777 वोटों से हराया था। अब ये सीट बहू की हो चुकी है, यहां भी समीकरणों में बदलाव आया है, लेकिन प्रत्याशी आज भी वही है, मुकाबला आज भी वैसा ही, यानी आज भी यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुकाबला
भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जम्मू ईस्ट की बात किया जाए तो जम्मू ईस्ट को गढ़ माना जाता है बीजेपी का, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इस गढ़ में जबरदस्त हलचल हुई थी। यहां पर बीजेपी के स्वर्गीय राजेश गुप्ता ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विक्रम मल्होत्रा को 12,694 वोटों से हराया था। जम्मू वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जम्मू वेस्ट में बीजेपी का गढ़, इस बीजेपी के गढ़ में सतपाल शर्मा, जिनको सतसीए अब भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 50,629 वोटों से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह सिंघाड़ी को हराया था। बिश्नाह की बात करें, वहां पर कमाल हुआ था 2014 में। कमल वर्मा चुनाव जीते थे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने हराया था बीजेपी के अश्विनी कुमार शर्मा को। अब बिश्नाह की तस्वीर बदली हुई है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नीरज कुंदन और बाकी सब बीजेपी। आगे बढ़ते हैं, आरएसपुरा की बात करें तो यहां से डॉक्टर गगन भगत ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा था और पीडीपी के भूषण लाल को 13,610 वोटों से साल 2014 में हराया था। बात करें सुचेतगढ़ की, यहां से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता श्यामलाल चौधरी ने, जो बाद में पीएचई के मंत्री भी बने, उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरनजीत सिंह टोनी को 9,417 वोटों से हराया था। इस बार तरनजीत सिंह टोनी सुचेतगढ़ में मैदान में ही नहीं है और सुचेतगढ़ की भी तस्वीर इस बार तब्दील हुई नजर आ रही है। मढ़ की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुखनंदन चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता अजय कुमार सधोत्रा को 11,612 वोटों से हराया था। इस बार अजय कुमार सधोत्रा मढ़ से नहीं बल्कि जम्मू नॉर्थ से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा के मुकाबले में खड़े हैं। रायपुर दोमाना, जो अब जम्मू नॉर्थ हो चुकी है, रायपुर दोमाना में बीजेपी के बाली भगत, जो बाद में स्वास्थ्य मंत्री भी बने, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुलाराम को लगभग 32,143 वोट से हराया था। बहुत बड़ी हार हुई थी उनकी। इस बार रायपुर दोमारा कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू नॉर्थ हो चुकी है। श्यामलाल शर्मा मुकाबला कर रहे हैं अजय कुमार सधोत्रा का। अखनूर, यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। उस मोदी लहर में 32,521 वोट लिए थे श्यामलाल शर्मा ने और 41,901 वोट लेकर 9,380 वोटों से बीजेपी के राजीव शर्मा ने श्यामलाल शर्मा को हराया था। इस बार राजीव शर्मा छंब से चुनाव लड़ रहे हैं और छंब में उनके मुकाबले में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता ताराचंद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कांग्रेस से ही रेबल कैंडिडेट और स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के सुपुत्र सतीश शर्मा आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं और राजीव शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके और कांग्रेस के ताराचंद के मुकाबले में खड़े हैं। देखना यह होगा कि छंब में इस कांटे की टक्कर में कौन छंब के लोगों का नुमाइंदा बनता है। और अगर छंब की बात की जाए साल 2014 में, तो डॉक्टर कृष्ण लाल ने भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद को 14,790 वोटों से पटका था। डॉक्टर कृष्ण लाल इस बार, छंब की अगर मैं बात करूं तो छंब उस समय SC रिजर्व था और इस समय छंब रिजर्व नहीं है। उसी के चलते वहां से बीजेपी ने राजीव शर्मा को टिकट दिया है। नौशेरा की बात करूं मैं, नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मैंने आपको कहा कि बरजौरी पुंछ में आती है, तो फिलहाल उस पर चुनाव नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किन किन सीटों पर जम्मू संभाग में चुनाव होने जा रहा है। अब 1 अक्टूबर को यानी कल मतदाता ने मतदान केंद्र पर जाना है और इन सभी कैंडिडेटों के भाग्य का फैसला करना है। आरएसपुरा जम्मू साउथ से रमन भल्ला के मुकद्दर का फैसला होगा, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना का फैसला होगा, पीडीपी के यहां से नरेंद्र शर्मा है, उसके अलावा अपनी पार्टी से पवनीत कौर हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी गुलाम नबी आजाद की पार्टी से चौधरी गारू राम है। हाई स्टेक्स बैटल रमन भल्ला और डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के लिए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में थे,
अध्यापक पढ़ाने वाले, और दूसरी तरफ ये भी आप उनको लेकर जानते हैं कि वो सक्रिय रहे भारतीय जनता पार्टी में, अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे। रमन भल्ला रेवेन्यू मंत्री रह चुके हैं, गांधीनगर से इनको बाहुबली माना जाता था, लेकिन इस बार आरसपुरा जम्मू साउथ से वो कैंडिडेट हैं और यहां पर सीधा मुकाबला रमन भल्ला और डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के बीच में बताया जा रहा है कागज पर, लेकिन जमीन पर क्या है ये तो मतदाता तय करेगा। और अगर हम सुचेतगढ़ की बात करें तो सुचेतगढ़ में जैसे मैंने आपको तरनजीत सिंह टोनी थे साल 2014 में, लेकिन इस बार सुचेतगढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भूषण लाल उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गारूराम उम्मीदवार हैं। उसके अलावा बीएसपी की तरफ से बिशन दास, पीडीपी की तरफ से करण सिंह और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी यहां पर कुछ कम नहीं है। 11 के करीब करीब प्रत्याशी सुचेतगढ़ से हैं। पिछले दिनों कश्मीर घाटी से क्षेत्रीय दलों के कुछ नेताओं को परेशानी थी कि बहुत सारे आजाद उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। अगर आप जम्मू संभाग की बात करें, हर सीट पर लगभग 4 से 5 आजाद उम्मीदवार खड़े हैं। अब इन्हें किस साजिश के तहत खड़ा किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो हर चीज में साजिश ढूंढना अक्लमंदी नहीं है। बात की जाए बिश्नाह की, यहां नीरज कुंदन है कांग्रेस की तरफ से और राजीव कुमार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से तिलक राज हैं, और पीडीपी की तरफ से विकी कुमार डोगरा। लेकिन बताया जाता है मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। यहां पर भी 9 के करीब करीब प्रत्याशी मैदान में है। बात की जाए बहू कॉन्स्टिट्यूंसी की तो बहू से तरनजीत सिंह टोनी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने मैंडेट बांटते वक्त अगर तरनजीत सिंह टोनी को आरसपुरा जम्मू साउथ सीट पर खड़ा किया होता और रमन भल्ला को बहू से खड़ा किया होता तो शायद समीकरण कुछ और होते। लेकिन राजनीति इतनी सरल नहीं है। ये नेता जानते हैं कहां से कितने मजबूत और कितने कमजोर हैं। उसके चलते जिन जिन क्षेत्रों से इनको टिकट मिले हैं, संभवतः पार्टी ने इनके साथ बात करके इनको टिकट बांटे होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या रमन भल्ला अपनी साख बचा पाएंगे, क्या तरनजीत सिंह टोनी जो उन्होंने डीडीसी में चुनाव जीता था, क्या उस परफॉर्मेंस को वो बहु असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में विक्रम रंधावा के मुकाबले में रिपीट कर पाएंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन 12 उम्मीदवार में सोबत अली डीपीएपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, बीएसपी की तरफ से पुष्प शबालिया मैदान में हैं, रोहित शर्मा पैंथर्स पार्टी भीम की तरफ से और वीरेंद्र सिंह पीडीपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू ईस्ट बीजेपी का गढ़, इस गढ़ में इस बार बीजेपी की तरफ से युद्धवीर सेठी मैदान में है। इस सीट के ऊपर भी बड़ी तनातनी थी। बहुत सारे नेता थे जिनको चुनावी मैदान में उतरना था। पीडीपी लेकिन सीट मिली, टिकट मिली युद्धवीर सेठी को बीजेपी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से राजेश गुप्ता और पीडीपी की तरफ से आदित्य गुप्ता और राजेश गोंधी पैंथर्स पार्टी भीम की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से योगेश साहनी एक बार एमएलए भी बने हैं। तो क्या कोई हवा चलेगी, और अगर चलेगी उस हवा का फायदा किसको होगा? बात करें नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, देवेंद्र सिंह राणा का मुकाबला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोगिंदर सिंह के साथ और कांग्रेस के बलबीर सिंह के साथ। उसके अलावा और भी यहां से 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात करें जम्मू वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गुप्ता मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह मैदान में है। उसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भी 10 और उम्मीदवार मैदान में है, यानी इन 10 उम्मीदवारों में अच्छी खासी तादाद आजाद उम्मीदवारों की भी है। बात की जाए जम्मू नॉर्थ की, तो जम्मू नॉर्थ में जम्मू संभाग की सीट पर सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवार खड़े हैं। 17 उम्मीदवार। मुकाबला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय कुमार सदोत्रा और भारतीय जनता पार्टी के श्यामलाल शर्मा के बीच में है। बीएसपी के बद्रीनाथ भी मैदान में है, पीडीपी की तरफ से दर्शन मगोत्रा भी मैदान में है, और उसके अलावा और भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। मढ़ की बात करें तो मढ़ में भी 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन समीकरण ये बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस की तरफ से मूलाराम, बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र कुमार और मोहनलाल कैथ आजाद उम्मीदवार के तौर पर पुलिस अफसर रिटायर हुए और चुनावी मैदान में आए। बड़ी देर तक एक राजनीतिक दल से इनको उम्मीद थी कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन अब ये त्रिकोणीय मुकाबला मढ़ में देखने को मिल रहा है।
जे अखनूर एससी की बात करें तो यहां अशोक कुमार, छितरमनु और मनोहर मोहनलाल, ये तीन ही प्रत्याशी अखनूर में मैदान में। देखिए क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है, केवल 3 प्रत्याशी। और अंत में छंब, जहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद चुनावी मैदान में है। 8 खिलाड़ी मैदान में हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा ने कईयों की नींदें उड़ा दी हैं। बीजेपी के राजीव शर्मा का सीधा सीधा मुकाबला यहां पर इन दोनों प्रत्याशियों के साथ है। बहरहाल गुड मॉर्निंग इंडिया का समय खत्म हो रहा है। इस समय के खत्म होते ही कल आप जब वोट डालने के लिए जाएं तो अपने भाग्य को बदलने के लिए वोट डालिएगा, उस विश्वास और उस यकीन के लिए वोट डालिएगा कि आप एक नए जम्मू कश्मीर के लिए वोट डाल रहे हैं। इस विश्वास और इस यकीन के लिए वोट डालिएगा कि जिस दल को या जिस व्यक्ति को आप अपने लिए चुन रहे हैं वो जम्मू संभाग की बेहतरी और जम्मू संभाग को मजबूत बनाने के लिए और राजनीतिक तौर पर जो जम्मू संभाग को नई सूरत और नई शक्ल मिली है, इस नई बदली हुई शक्ल और सूरत को की नुमाइंदगी भी करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू संभाग के लोगों ने जो एक सपना देखा है कि यहां का अपना मुख्यमंत्री बनेगा, जो नेता इसे संभव करने की बात करें, उन नेताओं को भी आपने ध्यान में रखना है और जो नेता आपका भाग्य बदलने की बात कर रहे हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास अंक में बस आज इतना ही। कल एक नया अंक लेकर मिलेंगे, नए मिजाज और नए अंदाज में मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, फिर इसी तरह के किसी कार्यक्रम में आपसे जरूर मुलाकात होगी। नमस्कार।